नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। आज से जितना भी सेट बाकी है वो सब कंप्लीट करा दें सॉल्यूशन के साथ। टोटल 25 सेट नहीं, 20 से 21 सेट ही जाएगा जीएसटी के साथ, क्योंकि जो हम लोग के संभावना था जीएसटी चेंज होने का। देखिए, बहुत सारे गुड्स को जीएसटी जो 0% है उसको हटाया गया, या जिस पर 5% जीएसटी लगता था उसको 0% में भी लाया गया। वो सारा चीज़ को एक डिटेल से आपको क्लास हम लेंगे। इसीलिए टोटल आप लोग के पास जो जीएसटी का जो सेट दिख रहा होगा, टोटल 17 ही सेट दिख रहा होगा। क्योंकि हम लोग को पहले से ही जानकारी था कि बजट जो पास होगा उसमें इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड बहुत ऐसा कुछ चेंजिंग देखने को मिलने वाली है। इसीलिए हम लोग 3-4 सेट रोक के रखे हुए थे, ताकि जो भी चेंजिंग हुआ उसमें इसको दिया जा सके। ठीक, आते डेली नहीं तो 100 से ज़्यादा स्टूडेंट का एक ही चीज़ का मैसेज होता है, सेट का सॉल्यूशन। क्योंकि सेट का आंसर तो दिया गया है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। डेली सुबह देखो 100-200 स्टूडेंट मैसेज सॉल्यूशन के लिए कहता है। तो ठीक, हमने डिसाइड किया कि जो भी सॉल्यूशन बाकी है, आप लोग का तो सबका हो गया होगा ये सब। चलिए, बहुत अच्छा। नहीं, ये सब चक्कर में मत रहा करो। बहुत स्टूडेंट के यही तो दिमाग में बैठा एग्जाम कब होगा कब होगा। एग्जाम कभी होगा तो कन्फर्म आप लोग का होगा। ठीक, मार्च देखो, यही कल भी आप लोग देख रहे होंगे जब सीयूटी के बैच जो चला था, 2 स्टूडेंट आए हुए था, आप लोग रिवीजन में थे। क्या था कि स्टूडेंट तैयारी कर लिया, अब अकाउंट से थोड़ा डिस्टेंस बनाना भी स्टार्ट कर दिए। एग्जाम कब होगा नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट से सुनने को ये भी मिल रहा है कि सर अभी जो भी हमने अकाउंट पढ़ा सब भूल गए। तो नहीं, जो अकाउंट से डिस्टेंस बना लिया उसी को थोड़ा दिक्कत होने वाला है। आप ये ऐसा करो, जो भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं प्रतिदिन 1 से 2 घंटा इस पर टाइम दीजिए। आप टाइम दिए हो, रुपए बर्बाद किए हो, तो समय तो देना ही होगा। कन्फर्म मार्च से अप्रैल में एग्जाम होगा, ऐसा मत सोचो। इसको जो डिस्टेंस कर रहे हो ना, अकाउंट से कंप्यूटर से, 2 ही चीज़ आपको रिजल्ट देगा, अकाउंट और दूसरा कंप्यूटर। ये 2 चीज़ में मान लो कि 2 घंटा अकाउंट पर दे रहे हैं तो 1 घंटा आधा घंटा कम से कम कंप्यूटर पर दीजिए। कन्फर्म आपका रिजल्ट होगा। अब कब होगा एग्जाम वो तो 100%, क्योंकि जाना है कि बिहार में क्या चलता है सबको पता है। तानाशाही तो बिहार शुरू से है, समझ आ गया ना। ऑफिसर गिरी यहाँ पर आम बात है। तो इसीलिए इंतजार कीजिए, चुनाव से पहले आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट भी आएगा। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, और आप लोग का सारा सेट हम एक एक करके पूरा कंप्लीट करा देते, ताकि जीएसटी का सारा जो भी चेंजिंग हुआ हम लोग के पास आ गया है टोटल चीज़। इनकम टैक्स में भी बहुत सारी चीज़, जैसे स्लैब रेट में भी चेंजिंग हुआ है। आप लोग जीएसटी आप लोग बजट में देखे भी होंगे कि स्लैब रेट चेंज हुआ है। तो जो भी चेंजिंग हुआ सारा सेट में आपको देंगे। इसीलिए कुछ सेट को रोका गया था। टोटल 20 से लेकर 22 तक सेट जाएगा फिलहाल टोटल कंप्लीटली। यदि जो स्टूडेंट इतना सेट कर लिया, समझो कि आपका कल्याण हो गया। एग्जैक्टली लड़ेगा, यदि नहीं लाया तो उसी के इधर उधर आपका रहेगा कंफर्म। बस ईमानदारी पूर्वक लगे रहिए। ये मत सोचिए कि एग्जाम कब होगा क्या होगा, वो बात की बात है। चलिए आगे देखिए। देखिए, गत वर्ष सदैव समाप्त होता है, प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड ऑन। देखिए, आप जानते हैं ना कि अकाउंटिंग ईयर या इसी का फिनेंशियल बोलते हैं, स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल। मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से यदि शुरू होगा, 1 अप्रैल 2022 से यदि शुरू होगा, तब बाबू ये समाप्त कब होगा? 31 मार्च 2023 को। यदि आपका स्टार्टिंग होगा 1 अप्रैल 2023 को, तब बाबू समाप्त कब होगा? 31 मार्च 2023 को। ठीक ना? तो देख ली, तब प्रीवियस ईयर हमेशा समाप्त कब होता है? 31 मार्च को। देख लीजिए, तो बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? 31 मार्च होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन निधान वर्ष से ठीक 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं?
द ईयर एंडिंग 31st मार्च इमीडिएटली प्रायर टू असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड। आप जानते हैं ना कि दो ईयर होता है, एक प्रीवियस ईयर, एक बाबू होता है प्रीवियस ईयर और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। दो ईयर होता है, एक प्रीवियस ईयर, दूसरा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर से पहले वाले इनकम को क्या बोल, देख लो आप लोग जो 499 रुपया वाला जो स्टूडेंट कोर्स लिए होंगे उस पर हमने पूरा डिटेल से बताया है। प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, एक एक वहाँ पर डिफाइन किए होंगे। तो प्रीवियस ईयर जिस ईयर पर इनकम होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर के इनकम पर टैक्स कब दिया जाता है, असेसमेंट ईयर में। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल, प्रीवियस ईयर स्टार्ट होया 1 अप्रैल 2022, इसका एंड कब होगा, 31 मार्च 2023। तो इसके अगला साल क्या होगा, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, इसको नेक्स्ट ईयर को। जैसे असेसमेंट ईयर कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। कोई दिक्कत, इसमें इनकम होता है, इस प्रीवियस ईयर में हम लोग जो भी कमाते हैं टैक्स कब पेमेंट करते हैं, असेसमेंट ईयर में। कोई दिक्कत, आगे देखिए, यही आपसे पूछा है। द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च इमीडिएटली प्रायर टू असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाले ईयर को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। बाबू देख लीजिए आपका सही आंसर क्या होगा, गत वर्ष प्रीवियस ईयर। कोई दिक्कत, आगे देखिए। देखिए, क निधान वर्ष की अवधि होती है, द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज। आप जान ही रहे कि असेसमेंट ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यस 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर नहीं, देखिए 1 जुलाई से 30 जून। आपका जब भी होगा असेसमेंट ईयर का जो इनकम टैक्स के जो द्वारा जो पीरियड अलाउ किया जाता है, जो अपनाया जाता है, जनरली एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप लोग पढ़े हैं, इसके अकॉर्डिंग जनरली जो फिनेंशियल ईयर हम लोग लेके चलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। आगे देखिए, धारा 2 उपधारा 31 के अनुसार एक व्यक्ति में सम्मिलित होते हैं। द डिफिनेशन ऑफ पर्सन एज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 इंक्लूड द फॉलोइंग। ये जो सेक्शन दिया है, इस सेक्शन में पर्सन में कितना व्यक्ति आता है, जनरली 7 व्यक्ति शामिल होता है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप का पर्सन होते हैं, 7 टाइप का। वो आपको पहले हम बताए भी हैं। आपका इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया। कोई दिक्कत, इस तरह से एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, 7 टाइप का व्यक्ति होता है, ठीक ना। तो ये देख लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में कितने टाइप का व्यक्ति होते हैं। चलिए, इंडिविजुअल तो होता ही है, व्यक्ति फर्म होता ही है, एक कंपनी भी होता है बाबू। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। हाँ, जो स्टूडेंट स्टेट का भी एग्जाम देने वाले हैं, हाँ, तो उनके लिए भी बहुत जल्दी आपका TR4 का आना ही वाला है, स्टेट 4। आप लोग जो भी स्टूडेंट BEd किए हुए हैं, आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं, PG किए हुए हैं, आप लोग स्टेट 4 में भी लग जाइए, क्योंकि उसका बहुत जल्दी आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, एक फर्म, देखिए एक व्यक्ति 31 दिसंबर 2023 को अस्थायी रूप से भारत छोड़कर जाता है। आगे देखिए, 23 दिसंबर 2023 तक अर्जित आय के लिए उसका कर निधान वर्ष होगा। देख लीजिए एक एग्जाम्पल, सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति परमानेंट इंडिया को छोड़ के जाता है, ठीक, तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। कोई व्यक्ति है जो इस पीरियड में कमाया, ठीक,
अब इसी पीरियड में परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहा है, परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो इसको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा कि भाई आप अगला साल पेमेंट करो, नहीं। इस टाइप का व्यक्ति के लिए प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों एक ही होगा, इसको अलग से टाइम नहीं। जैसे जनरली क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम होता है इस पर टैक्स हम लोग कब देते हैं, असेसमेंट ईयर में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति परमानेंट इंडिया को छोड़कर जाता है तो उसके लिए असेसमेंट ईयर नहीं है, इसके लिए दोनों एक ही बोले तो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर इस टाइप का व्यक्ति के लिए एक ही माना जाएगा, इसको इसी ईयर में पेमेंट करना होगा, इसको अलग से समय नहीं दिया जाएगा। देख लो, ये पर्सन लिव्स इंडिया परमानेंटली ऑन 23 December 2023, the assessment year for the income on till 23 December 2023 shall be। इसके लिए बाबू असेसमेंट ईयर क्या माना जाएगा, चलिए देख लीजिए फटाफट। हाँ ठीक, ये देखो यही आपका है। इनके लिए देख लो, यहाँ पर क्या डेट दिया हुआ है, 23 दिसंबर 2023 है। इसका मतलब कि इस ईयर का स्टार्ट कब से हुआ होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर ये साल चलेगा कब तक, 31 मार्च 2024 तक। यही ईयर आपका प्रीवियस ईयर भी होगा, यही ईयर क्या होगा, असेसमेंट। इस टाइप का व्यक्ति के लिए असेसमेंट और प्रीवियस दोनों एक ही हो जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए, इसी को शॉर्ट में 23-24 से लिखा जाता है, डाउट तो नहीं है। चलिए फटाफट पढ़ते चलो, आगे देख लो। देखिए, आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित है। इनकम इंक्लूड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसिप्ट। इनकम में किस टाइप का रिसिप्ट बाबू शामिल होता है, वैधानिक प्राप्तियां स्टैट्यूटरी रिसिप्ट, अवैधानिक प्राप्तियां इलीगल रिसिप्ट्स, वैधानिक एवं अवैधानिक दोनों, स्टैट्यूटरी एवं इलीगल बोथ, नॉन ऑफ दी। देख ली, इनकम टैक्स के पर्पज से इनकम में दोनों टाइप का बाबू इनकम जाता है, चाहे वो स्टैट्यूटरी रिसिप्ट हो या जो इलीगल है। दोनों इनकम पर दोनों टाइप के जो इनकम में ग्रॉस इनकम को शामिल किया गया, वो दोनों पर दोनों आपको क्या होता है, टैक्स लगता है। कोई दिक्कत, चाहे वो इलीगल इनकम हो चाहे लीगल इनकम हो, दोनों पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा, कोई दिक्कत। चलिए, इनकम टैक्स, हाँ वो तो बात की बात होता है कि आप सोर्स ऑफ इनकम देखा जाएगा कि आप कहाँ से इनकम अर्जन किए हैं, आप कहाँ से इनकम आप प्राप्ति किए हैं। फिलहाल इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टोटल इनकम में दोनों टाइप का इनकम शामिल होता है, चाहे वो आपका लीगल इनकम हो चाहे वो इलीगल इनकम, दोनों को प्लस किया जाएगा, कोई दिक्कत, और उस पर आपका टैक्स चार्ज किया जाएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, सी है। आगे देखिए, आयकर का भुगतान निम्नलिखित वर्ष में किया जाता है। देखो जस्ट अभी बताए हैं कि इनकम टैक्स का पेमेंट हमेशा असेसमेंट ईयर में होता है। प्रीवियस ईयर में हम लोग कमाते हैं, इस पर जो भी टैक्स होता है असेसमेंट ईयर में हम लोग करते हैं, ठीक ना। देख लिए, इनकम टैक्स इज पेड इन द फॉलोइंग ईयर। इनकम टैक्स कब पेमेंट किया जाता है बाबू, कर निधान वर्ष में, असेसमेंट ईयर में, यस। इसमें केवल कमाया जाता है, इसमें इंसान क्या करता है, अर्निंग करता है। इस अर्निंग करने के बाद जो टैक्स होता है पेमेंट कब होता है, असेसमेंट ईयर में। आगे देखिए, अन्य व्यक्तियों को आय पर, किस तरह से प्रिंटिंग किया है, देख ली, अन्य व्यक्तियों के आय पर चुकाने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति को कहते हैं। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, शायद एक सेट आप लोगों को दिए थे ना। चलिए ठीक, देखिए बिहार लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख ली। द
पर्सन लाइबल टू पे इनकम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड। बताओ तो आंसर फटाफट। चलिए ठीक, देख लीजिए क्या कहेंगे। वास्तविक करदाता रियल इनकम नो, माना हुआ करदाता डीम्ड एसएससी, नाम मात्र करदाता एसएससी ओनली फॉर नेम नॉन ऑफ दीज। किस नाम से जाना जाता है बाबू? डीम्ड एसएससी के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? डीम्ड एसएससी किसको बोलते हैं? वैसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के इनकम पर टैक्स देता है, इस व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग डीम्ड एसएससी। कोई डाउट है? चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, कृषि आय में सम्मिलित है एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स। बताइए एग्रीकल्चर इनकम में क्या शामिल है? कृषि आय से आय, इनकम बाय एग्रीकल्चर वर्क, कृषि भूमि पर कृषि कार्य का किराया, रेंट ऑन एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क। देखिए, पुष्प उगाने से आए, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स, ऑल ऑफ द एबव। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा, देखिएगा डी। इसी तरह से लगल है आप लोग फटाफट, ठीक ना। चलिए जीत क्या हो रहा है सब, आराम से बनाए रखो, बच्चा थोड़ी हो कि कुछ आपसे बोला जाए, ठीक ना। चलिए ठीक, देखिए इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखिएगा, कृषि आय से पूर्णतः मुक्त आय व सहते एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जेम्प्टेड प्रोवाइडेड एट। आप तो जान ही रहे इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड होगा, लेकिन वह लैंड एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया में क्या होना चाहिए? सिचुएटेड होना चाहिए। यदि कोई भी आपके पास एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर है तो उस पर जो इनकम होगा वो आपका टैक्सेबल होगा, तभी एग्जेम्प्टेड होगा जब वो एग्रीकल्चर जो जमीन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? इंडिया में सिचुएटेड है, तब टैक्स फ्री होगा। चलिए आगे देख ले। भूमि भारत के किसी भी देहाती क्षेत्र में स्थित हो, लैंड इज सिचुएटेड इन एनी रूरल एरिया इन इंडिया। भूमि भारत में स्थित हो, यस, इन लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। देख लो ये ऑप्शन में कहाँ गलती है, यहाँ पर केवल क्या लिखा है? रूरल एरिया। ऐसा नहीं, चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन हो, इंडिया में कहीं भी यदि लैंड सिचुएटेड है तो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। इसका ऑप्शन ए है, लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। बस भारत में सिचुएटेड होना चाहिए, और कहीं भी हो ये मैटर नहीं करता है, ठीक ना। आगे देखिए, भूमि भारत में स्थित हो अथवा भारत के बाहर, लैंड इज सिचुएटेड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ये तो ऑप्शन बाबू ऐसे ही गलत है, आउटसाइड इंडिया नहीं होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस। बेटा सही आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। कोई दिक्कत? एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पर सिचुएटेड होना चाहिए? इंडिया में। यदि इंडिया में सिचुएटेड है तभी टैक्स फ्री होगा, या नहीं तो बाबू उस पर टैक्स लगेगा। आगे देख लीजिए, किसी आय को देखो, किसी आय को कृषि आय होने के लिए यह आवश्यक है कि इट इज नेसेसरी फॉर एनी इनकम टू बी एग्रीकल्चर इनकम डैट। एग्रीकल्चर इनकम बाबू कब मानेंगे? भूमि का प्रयोग कृषि कार्य में होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। भूमि का प्रयोग गोदान हेतु होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज फॉर गोडाउन। भूमि का प्रयोग गृह निर्माण हेतु होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन नहीं। भूमि का प्रयोग सिंचाई हेतु होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज फॉर इरिगेशन। बताइए इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? चलिए ठीक है, लैंड शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। कोई दिक्कत? कृषि इनकम कब मानेंगे? जब एग्रीकल्चर लैंड का उपयोग किसके लिए हो? इट विल बी यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यदि कृषि का उपयोग किसमें होगा? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, तब इसको क्या मानेंगे? कोई दिक्कत? चलिए फटाफट देखते चलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। आगे देखें नेक्स्ट।
देखिए चाय का उत्पादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर आता है, इसको याद, इसी में दो दो क्वेश्चन भी बना देगा। देख लीजिए, ये बहुत बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक ना। देखिए चाय के उत्पादन और विक्रय में सम्मिलित निम्नलिखित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। देख लो, बोला है कि यदि आपको टी से जो इनकम होता है ना, ये इसको बोलते हैं पार्शियल इनकम। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल इनकम के भी नाम से बाबू जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पार्शियल इनकम। पार्शियल इनकम मतलब कुछ इनकम एग्रीकल्चर होगा और कुछ इनकम नॉन एग्रीकल्चर होगा। जैसे यदि टी से इनकम होता है तो नॉन एग्रीकल्चर कितना माना जाता है? नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर बाबू 40%, एग्रीकल्चर कितना माना जाता है? एग्रीकल्चर बेटा कितना माना जाता है? 60%। मतलब 40% पर टैक्स लगता है। 40% पर बाबू क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अब बाकी जो है ये आपका टैक्स फ्री होगा। एग्रीकल्चर इनकम है तो क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। इस पर बेटा कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई दिक्कत, ये टैक्स फ्री होता है। और यही आपसे पूछा है, फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन इज ट्रीटेड है एग्रीकल्चर इनकम। इसमें बाबू एग्रीकल्चर इनकम कौन माना जाएगा? देख लो, अभी वहाँ पर हमने लिखा है 60%। कोई दिक्कत? फटाफट आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, आप लोग सिलेबस से दूरी मत बनाओ। एग्जाम तो बार बार यही मैसेज आ रहा है कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। आप जानते हैं कि बिहार में बहुत थोड़ा सा नफरत की भावना से यही देख रहा है सर, ठीक ना, टीचर लोग को भी खासकर। कोई भी वैकेंसी तो आ गया लेकिन एग्जाम के बारे में कुछ सवाल उठाओ, उल्टा आपको ही रिप्लाई आ रहा है, ठीक ना। ठीक, बड़ी बात है, कोई अच्छी बात है। तो इसीलिए बाहर भी आना, टीचर भी अब समझ गए हैं कि अब अपने से मतलब रखो, ठीक ना। एग्जाम तो आज न कल न एक महीना बाद तो जरूर होगा, ठीक ना। चलिए, क्योंकि हम लोग एज ए टीचर बोल ही सकते हैं ना। अब वहाँ पर क्या एलएलबी की है तो जाके लड़ेंगे उनसे, नहीं ना। चलिए, अब अपना काम में करिए, आज न कल एग्जाम तो जरूर होगा। चलिए, बस अपना जो जिम्मेवारी है लगल रहिए इस पर। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट? देख लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के कौन सा फॉर्मूला सही है? मेन रूप से 3 फॉर्मूला बाबू यूज होता है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मुख्य रूप से 3 वो यूज होता है। एक आपका होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस 1, पहला फॉर्मूला ये यूज होगा। दूसरा टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला। एक लास्ट और फॉर्मूला होता है बाबू, देख लो, चेंज इन टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों हो सकता है। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या इसी को लिख सकते हैं और कह के इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी, ठीक है। अब देख लो, इसमें से यही 3 गो फॉर्मूला होता है। एग्जाम में यदि मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पूछेगा ना कि कौन सा फॉर्मूला, यही तीनों में से कोई ना कोई आपको पूछेगा। अब खोज लो इसमें कौन है तीनों, देख लो। मार्जिनल कॉस्ट एन इजकल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट एन माइनस 1। एवरेज कॉस्ट एन माइनस एवरेज कॉस्ट एन माइनस 1 नहीं होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस 1 नहीं होगा। टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1, देख लो ये फॉर्मूला है। तो बेटा सही आंसर क्या होगा? इसका डी होगा, कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे देखिए, कुल
परिवर्तो देखिए लागत एवं कुल इस यहाँ पर कुल परिवर्तनों होगा, देख ली कुल परिवर्तनों लागत एवं कुल स्थिर लागत के जोड़ों से प्राप्त होती है। द सम टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट गिव्स। बताइए, आप जानते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को जोड़ेंगे तो क्या आता है, टीसी आता है, ठीक ना। देख लीजिए टोटल कॉस्ट, यही बोला है कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा, तो बाबू क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा। कोई दिक्कत, आगे देखिए। अब आगे देखिए, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन। व्हेन एसी बिकम मिनिमम देन एमसी इज। देख लो जनरली जो बाबू एसी का जो शेप होता है, देख लो एसी इस टाइप से होता है सॉरी, एसी का साइज इस तरह से होता है यू शेप का, और एमसी जो आपका होता है नीचे से कट करता है, एमसी है। यही आपको बोला कि व्हेन एसी बिकम मिनिमम, मान ले कि यहाँ पर कहाँ पर कटता है, जहाँ पर एसी एकदम से, यहाँ से एसी आया इधर गया, जहाँ पर एसी एकदम से न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, वहाँ देन एमसी इज यहाँ पर कट करेगा। देख लो एमसी इधर क्यों जाता है, इधर आया, तो जहाँ पर याद रखना एसी जो है सबसे कम होगा, वहाँ पर एमसी एसी को कट करता है, ठीक ना। तो इस पॉइंट पर मान लें कि इस पॉइंट पर दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, एसी इक्वल टू क्या होगा, एमसी। इस पॉइंट पर दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक ना। देखिए इक्वल टू एसी, देन एमसी इज इक्वल टू एसी। कोई दिक्कत, ये काफी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। आगे देखिए, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है। शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट इज द साइज ऑफ, अभी बताया था ना यू शेप का, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का साइज कैसा होता है, यू के जैसा होता है। देख लीजिए उल्टा यू आकार का, रिवर्स यू शेप नो, आयताकार देखे परिवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यू साइज यस, सिंपल लाइन। समझ में आ गया ना। जो एवरेज कॉस्ट का जो बाबू शेप होता है, किसके जैसा बाबू शेप होता है, यू के जैसा होता है। इंग्लिश जो लेटर है ना, अभी हम आपको बताए थे ना, इसके जैसा होता है यू आकार का। हाँ सारा एक एक अब सोल्यूशन जाएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट 200-300 प्रतिदिन स्टूडेंट एक एक चीज़ का मैसेज करता है कि सर आप सेट सॉल्यूशन का, भाई तो सेट का एक एक करके सॉल्यूशन जा रहा है। चलिए अब एक के हाँ 2 या 3 दिन में हम पूरा फिनिश कर देंगे। अब आप लोग लगल रहिए, क्योंकि मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा। चलिए आगे देखिए, एक हाँ ये सब बहुत आपका स्टेट में या जो पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये, ठीक। तो लगल रहिए उसमें भी आप लोग, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, एक अंकेक्षक का उच्च नैतिक स्तर होता है। हाई मोरल कैरेक्टर ऑफ एन ऑडिटर इज, एक ऑडिटर को हाई मोरल कैरेक्टर कहाँ से आता है, आप जानते हैं ना, आपको देखिए ऐप पर भी बताए हुए हैं। 2 टाइप का ऑडिटर का गुण होता है, एक एक्वायर्ड, एक होता है वन क्वालिटी। एक्वायर्ड मतलब होता है वैसा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लिया गया है, और जन्मजात मतलब वन क्वालिटी वैसा होता है जो गॉड गिफ्टेड हुआ हो, जैसे फैमिली मेंबर से प्राप्त हुआ हो, परिवार के जैसे माता पिता के रहन सहन से। देखते हैं जो व्यक्ति के पास ऑडिटर है, ऑडिटर के पास जो मेन गुण होता है ना, वो उसके पारिवारिक जीवन से भी प्राप्ति होता है, जैसे टैक्टफुल, पार्शियल, ठीक ना। कोई कोई आदमी होता है कि जैसे हम ही लोग कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में ऑडिट करने जाते हैं, तो क्या वहाँ का बहुत ऐसा सीक्रेट चीज है ना जो एक ऑडिटर को पता चल जाता है, तो क्या उस इंफॉर्मेशन को हम बाहर मार्केट में या उनका जो कंपटीटर है क्या उनको हम बताते हैं, इंफॉर्मेशन का लीकेज होता नहीं। यदि ऐसा होता है तो ऑडिटर पर्सनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक ना। देख लो, हाई मोरल कैरेक्टर ऑफ ऑडिटर इज
जन्मजात गुण 1 क्वालिटीज, उपार्जित ज्ञान एक्वायर्ड नॉलेज, सामान्य गुण जनरल क्वालिटी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो देख ले, एक ऑडिटर का 2 क्वालिटी होता है, 1 क्वालिटी एक्वायर्ड नॉलेज, ये पहले से भी जाना है। 1 क्वालिटी वैसा होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, बचपन से ही उनके अंदर ये गुण होता है। एक्वायर्ड नॉलेज किसको बोलते हैं? वैसा नॉलेज जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किताब, मैगजीन या अनेकों कंपनी रिपोर्ट भी देता है, देखें ना, या हम ही लोग ऑडिट करते हैं तो लास्ट में रिपोर्ट पेश किया जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है। ये सबसे जो ज्ञान मिलता है ना, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड नॉलेज। लेकिन हाई मोरल कैरेक्टर किस में होता है? 1 क्वालिटी में। कोई कोई इंसान ऑडिट देखे होंगे, बहुत आप डीएम के ही आप सुने होंगे कि कोई कोई डिस्ट्रिक्ट के कोई डीएम बन जाता है, इतने बड़ा आप डिस्ट्रिक्ट के सीनियर पर्सन के पोस्ट पर हो, ठीक ना, और लेकिन बोलने का देखना कोई तमीज नहीं रहता है, कोई दिक्कत। और कोई कोई देखना छोटा सा पुलिस कांस्टेबल ही है, लेकिन उसके बोलने का लैंग्वेज देखो, बिहेव देखो, वो बड़े डीएम के फेल हो जाते हैं उसके बिहेव से, उसके आचरण से, उसको बात करने के शैली से, ठीक ना। तो ये जो बाबू जो मिलता है ना, हाई मोरल कैरेक्टर, आपको पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलता है, आपके परिवार से मिलेगा, कोई कोई चाइल्डहुड से ही उस तरह का बिहेव मिलता है। जैसे कोई चीज़ को हिडन रखना, जब चाहता बिना मतलब को एग्रेसिव माइंड का हो जाना, ये स्कूल कॉलेज में बेटा नहीं मिलेगा, ये बचपन से ही इस टाइप का आपको आचरण रहता है। तो हाई मोरल कैरेक्टर किस में होता है? 1 क्वालिटी में होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, हाँ, सारा सॉल्यूशन बार बार मैं यूट्यूब पर सॉल्यूशन नहीं जाएगा, ऐप पर जाएगा। जो स्टूडेंट बार बार मैसेज, आप लोग एक बात का होता है, स्टूडेंट लोग पूछा है कि क्या सा सॉल्यूशन यूट्यूब पर जाएगा या ऐप पर? तो बाबू सारा सॉल्यूशन ऐप पर जाएगा। जो आपका ऐप है ना, कॉमर्स ट्यूटोरियल जो ऐप है उस पर जाएगा, इस पर जाएगा। बार बार स्टूडेंट लोग मैसेज का है कि यूट्यूब पर सॉल्यूशन होगा कि ऐप पर? ऐप पर ही होगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए। एक अंकेक्षक को होना चाहिए, ऑडिटर शुड बी, देखे, निर्भीक, फियरलेस। यस, ऑडिटर यदि डर गया तब तो हो ही गया काम, क्लाइंट धमकी देके साइन करवा लेगा। देखे, धैर्यवान, पास, देखे, पेटिएंट होना चाहिए, ईमानदार, ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑल ऑफ दी। एक ऑडिटर के पास से सारा गुण होना चाहिए। आगे देख लीजिए। एक अंकेक्षक में होना बाहिए, ऑडिटर शुड हैव, बताइए, एक ऑडिटर को क्या होना चाहिए? चतुराई, टैक्टफुलनेस होना चाहिए। आप एक कहावत सुने हैं ना कि लाठी बच भी जाए और सांप मर भी जाए, तो उसको चतुराई बोलते हैं। अपने क्लाइंट से सारा पता है, ऑडिट करने जाने के बाद पता चलता है। जिस डिपार्टमेंट में एक सरप्राइज टेस्ट भी होता है ऑडिट में, उसको हम लोग अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं सरप्राइज वेरिफिकेशन। उसमें क्या होता है कि अचानक किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर हम लोग जांच करना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट का एक्टिविटी से पता चल जाता है कि कुछ तो दाल में गड़बड़ है, लेकिन सीए को भी काम होता है, जीना होता है, तो इसीलिए सबको मिला के भी चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलत कोई करे, सीए के सामने सीए उसको छोड़ दे, ये संभव नहीं होता है। लेकिन अब यदि जबरदस्ती तो आप उससे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, उससे ऐसा कहानी बनाकर या उसे डॉक्यूमेंट के थ्रू अपना दिमाग लगा के जो इन्फॉर्मेशन वो बताना नहीं चाहे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे ले लिया जाता है। इसको बोलते हैं टैक्टफुल। क्लाइंट को पता भी नहीं चले कि हम सारा चीज बता भी दिए, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल भी जाए। जैसे देखे, जब वोटिंग होता है तब मीडिया वाला डायरेक्ट तो ये पूछता है कि आपने किस में वोट दिया, ठीक है, कोई कोई बता भी देता है कि हम इसमें दिए, लेकिन
80% नहीं बताता है। तब मीडिया वाले लोग यही बोलता है आपने किस मुद्दा पर वोट दिए, आपको क्या इच्छा है, आपने प्रीवियस जो पार्टी था उससे क्या आप खुश है कि नाराज है। इस तरह से आपका इनडायरेक्टली सवाल करता है और उसको समझ में आ जाता है कि आप क्या कहाँ पर वोट दिए। यही होता है टैक्टफुल, ठीक ना। चतुराई। आगे देखिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए, यस। इसका बेटा सही आंसर क्या होगा, डी होना चाहिए। आगे देखिए, एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए, ऑडिटर शुड नॉट। देख ली, देखिए टैक्टफुल होना ही चाहिए, ईमानदारी ऑनेस्ट भी होना चाहिए, सस्पिशियस, देखिए पैटिएंट, सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। सस्पिशियस मतलब शंकालु, सस्पिशियस ऑडिटर को बाबू कभी नहीं होना चाहिए। क्यों, मान लें कि हम ही ऑडिट करने गए, एक ऑडिटर के साथ 10, 12, 20 आर्टिकल असिस्टेंट भी होता है। क्या सीए अपना असिस्टेंट के ऊपर हमेशा सस्पिशन करेगा या उस पर डाउट करेगा तो क्या ऑडिट हो पाएगा। हम यदि ऑडिट करने गए हैं और जो हमारा क्लाइंट है, मान लें कि परचेज डिपार्टमेंट पर हम भरोसा नहीं करें, सेल्स मैनेजर पर भरोसा नहीं करें, कैशियर पर भरोसा नहीं करें, जो कंपनी का जो अकाउंटेंट है उस पर भरोसा नहीं करें, डाउट है, तो कभी भी जो रिपोर्ट क्लीन नहीं हो पाएगा। तो एक ऑडिटर को कभी भी सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, हर चीज़ पर शंका नहीं करना चाहिए, डाउट फ्री होना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पर होता है डाउट क्रिएट करना चाहिए, लेकिन ऑलवेज जो मन में जो डाउट बना के बैठे हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए देख लिए, 1000 की मशीन क्रय की गई किंतु क्रय खाते का नाम किया गया है। आगे देख लीजिए, परचेज मशीन फॉर ₹1000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बताइए, ये तो गलत है ना। ये देखना ही से लग रहा है कि जो आदमी इस टाइप का गलती किया वो उसके पास एक चीज का जानकारी नहीं होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का भी उसका ज्ञान नहीं होगा। इस टाइप का जो गलती किया है, ध्यान से देख लीजिएगा। आप मशीन खरीदे हैं तो मशीन तो आपके लिए एसेट्स है, और परचेज जो बाबू आता है ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। एसेट बाबू, ये मशीन जो है कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो देख लो इन्होंने गलती क्या, परचेज मशीन ₹1000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। एक गलत है ना। जब हमने मशीन खरीदा तो मशीन में डेबिट होना चाहिए, इसका एंट्री क्या होगा, जैसे मशीन खरीदे तो एंट्री क्या होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। यदि कैश में खरीदे तो कैश करेंगे, या बैंक में खरीदे या चेक से तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। ये एंट्री होना चाहिए, लेकिन इन्होंने डेबिट किस में कर दिया, परचेज में। इसका मतलब है कि जो इस टाइप के गलती को क्या बोलेंगे, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। देखो लिपिक अशुद्ध या क्लरिकल एरर नहीं, इसका मतलब होता है जो घटाव प्लस माइनस में जो किए ना उसको बोलते हैं क्लरिकल एरर, लेकिन तो ऐसा नहीं, इसको बोलते हैं सैद्धांतिक अशुद्ध या एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल आप तो जान ही रहे, सब एक एक करके देखो हम ऐप पर बताए हुए, जो ₹499 का जो स्टूडेंट कोर्स लिए होंगे उसको हम एक एक करके बताए होंगे। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जब किसी अकाउंटेंट को अकाउंटिंग प्रिंसिपल के पूरा जानकारी नहीं होता है तब वो कोई गलती करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। कोई दिक्कत, जब आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पूरा ज्ञान नहीं है। देख लो इसका किस में डेबिट किया, परचेज में डेबिट किया। क्यों डेबिट किया, क्योंकि उसको मशीनरी के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। इसका सही एंट्री ये होना चाहिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत। चलिए तो बेटा सही आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए, राम ने ₹500 पाया किंतु उसके खाते में 5000 जमा किया गया है। रिसीव 500 फ्रॉम राम बट क्रेडिटेड हिज अकाउंट बाई 5000। अब बताइए
गलती तो है ना। राम से बाबू रिसीव कितना किए 500, लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिट कितना कर दिए 5000। तो बताइए क्या कहेंगे, सैद्धांतिक असू दिया एरा सब प्रिंसिपल नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ज्ञान नहीं होने के कारण कोई गलती होता है, तो इससे तो रिलेटेड नहीं है। लिपिक असू दिया क्लरिकल एरर, क्षतिपूरक का सो दिया कंपेसेटिंग एरर, नॉन ऑफ दी बाबू इसका आंसर है ए। क्लरिकल एरर किसको बोलते हैं, जब टोटल में कोई गलती कर दिए, या माइनस करने में कोई गलती कर दिए, गुना करने में गलती कर दिए, भाग देने में गलती कर दिए, या पोस्टिंग करने में हमने कोई गलती कर दिया, तो ये सबको हम गलती को क्या बोलते हैं, क्लरिकल एरर। कोई दिक्कत, या इसी को बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। आप लोग 4 टाइप का एरर भी पढ़े होंगे, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, कंपेसेटिंग है, 4 टाइप का एरर होता है। तो एरर्स ऑफ कमीशन को ही दूसरा क्या नाम है, क्लरिकल एरर। बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि एरर्स ऑफ क्लरिकल एरर किसको बोलेंगे, तो एरर्स ऑफ कमीशन, जो जैसे टोटल करने में कोई गलती हो गया, या माइनस करने में कोई गलती हो गया, गुना करने में, भाग करने में, या पोस्टिंग करने में कोई गलती हो गया, जैसे राम के बदले मोहन में पोस्टिंग कर दिए, समझा गया, परचेज खरीदे लेकिन सेल्स में रिकॉर्ड कर दिए, तो इस टाइप के जो गलती होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लरिकल एरर। कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, राम का खाता 200 रुपए से अधिक नाम किया गया, किंतु श्याम का खाता 200 से कम नाम किया गया। राम अकाउंट वाज एक्सीड डेबिटेड बाई ₹200। राम के अकाउंट 200 रुपए से ज्यादा डेबिट किया गया, वेयर श्याम अकाउंट वह अंडर डेबिटेड बाई 200 ईच। देखो, राम के अकाउंट को 200 रुपए से ज्यादा डेबिट किया गया, लेकिन श्याम के अकाउंट को 200 रुपए से कम डेबिट किया गया, तो इसको किस टाइप का एरर कहेंगे, कंपेंसेटिंग एरर। ये नामे से समझ में आ गया होगा। एक गलती के प्रभाव को, गलत तो दोनों है, आप लोग देख लो, कंपेंसेटिंग एरर के डिफिनेशन हम ऐप पर बताए होंगे पूरा डिटेल से। जब एक गलती के प्रभाव को जब दूसरा गलती कैंसिल कर देता है, गलत तो दोनों है, यहाँ पर राम का भी गलती हुआ है, श्याम का भी गलती हुआ है। राम को हमने 200 रुपए से ज़्यादा डेबिट कर दिया, लेकिन श्याम को 200 रुपए से कम डेबिट किया, गलत तो दोनों है, लेकिन एक गलती के प्रभाव को दूसरा गलती क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, इसको बोलते हैं बाबू कंपेंसेटिंग एरर। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। आगे देखिए, हाँ एक एक करके सारा चीज हम खत्म सॉल्यूशन करवा देते हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग, रिवीजन में लग जाए, एग्जाम के चक्कर छोड़ो, वो तो होगा ही मार्च अप्रैल में। चलिए आगे देख लो, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग, डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज, ये तो गलत है। ऑफिस में टेलीफोन लगा हुआ है और उसको आप पर्सनल चीज के लिए यूज करें, ये तो गलत है। अब बताओ इसको किस टाइप का एरर कहेंगे। श्रम का गबन, इम्बेजमेंट ऑफ लेबर, संपत्ति का गबन, आगे दे इम्बेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सुविधा का गबन, यस इम्बेजमेंट ऑफ फैसिलिटी, यस। ये जो टेलीफोन आपके लिए फैसिलिटी है ना, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, सुविधा का गबन। देखिए, कार्यालय भवन में संग मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करना है। एलोकेशन ऑफ लेबरर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल बिल्डिंग, इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज। मान लेते हैं कि कोई ऑफिशियल कोई बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पर लेबर लगा हुआ है, उसको अपने पर्सनल काम में लगा लिए। एलोकेशन ऑफ लेबरर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल बिल्डिंग, इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ऑफिशियल बिल्डिंग बनाने में जो लेबर लगा हुआ है, उसको अपना पर्सनल बिल्डिंग में यूज कर लिए, तो उसको किस टाइप से इमेजमेंट कहेंगे। गबन मतलब होता है हर अपना, संपत्ति का गबन, इमेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, श्रम का गबन, यस इमेजमेंट ऑफ लेबर। कार्यालय सोफा का प्रयोग घरेलू कार्यालय में करना, बताइए इसका आंसर बाबू क्या होगा,
फटाफट आप तो जान ही रहे, देख लीजिए। डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल सोफा इज, ऑफिस में सोफा लगाया हुआ है और उसको अपना घर में लाके यूज करें तो उसको क्या कहेंगे बताइए? माल का गबन, इमेजमेंट ऑफ गुड्स, श्रम का गबन, इमेजमेंट ऑफ लेबर, संपत्ति का गबन, यस इमेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इस सोफा प्रॉपर्टी होता है, एसेट्स होता है। आगे अंकेक्षक द्वारा त्रुटियां प्रकटों को एरर्स एंड फ्रॉड बाय ऑडिटर रोका जा सकता है, कैन बी चेक। रोका नहीं जा सकता, कैन नॉट बी चेक। रोका जा सकता है यदि व्यवसाय का स्वामी एवं कर्मचारी चाहे, यस 100%। कैन बी चेक इफ द प्रोप्राइटर एंड एम्प्लॉइज ऑफ फर्म डिजायर, डिजायर मतलब यदि उसका इच्छा होगा तब। आगे दे, प्रबंधकों को सलाह देना अंकेक्षक का उद्देश्य है। टू रेंडर सजेशन टू द मैनेजर इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर, मैनेजर के सजेशन देना एक ऑडिटर का कौन सा उद्देश्य होता है? मुख्य उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, नॉन ऑब्जेक्टिव। मुख्य रूप से ऑडिटर का तीन ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। जाके देखिए हम ऐप पर एक एक करके बताए होंगे। तो देखिए एक मैनेजर का सजेशन देना ऑडिटर का कौन सा उद्देश्य होता है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा। आगे देखिए, क्रय की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षण का उद्देश्य है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेशन मत होता है चोरी, चोरी ठीक ना। देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेशन ऑफ टैक्स इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। प्राइमरी सामाजिक, सब्सिडियरी मतलब होता है, इसी को सेकेंडरी भी बोलते हैं, नॉन ऑफ दी ये सोशल होता है। क्योंकि टैक्स से काम किसका होता है? समाज का ही वेलफेयर होता है। विनियोजन की सुरक्षा अंकेक्षक का उद्देश्य है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। कौन सा उद्देश्य है? जितना भी प्रोटेक्शन है समझ जाना सोसाइटी से रिलेटेड है, सामाजिक उद्देश्य है ऑडिटर का। देख ले बाकी जितना भी सेट है सब ऐप पर जाएगा, ठीक ना। आप लोग एक एक करके आप परमानेंटली टाइम डिवाइड कर लीजिए, अब माइंड में एकदम से बैठा लो। मार्च अप्रैल में कंफर्म इसका एग्जाम होगा, जूनियर अकाउंट क्लर्क का कंफर्म एग्जाम होगा। यही आपका क्वेश्चन स्टेट में भी हेल्प करेगा, या TI4 में जो अकाउंट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको भी यही हेल्प, ये सेम टू सेम क्वेश्चन उनके लिए भी है। तो आप लोग एक एक करके लगल रहिए, एग्जाम जरूर मार्च अप्रैल में होगा, ठीक ना। चलिए 2 मिनट।